नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। अपने यहाँ लगातार हम मिडिल ईस्ट की कॉन्फ्लिक्ट पर बात करते रहे हैं। गजा की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उस पर भी, साथ में लेबनान पर भी हमने लगातार बात की है, ईरान पर भी बात की है। लेकिन हाल के वक्त में ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह से बड़ा हुआ है, आज जाके सीज फायर की बात हुई है, वो पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय था। तो इसलिए हमने सोचा कि ईरान से ही, वहां के एक एक्सपर्ट से हम बात करते हैं। हमारे साथ आज हैं सैयद आकिफ जैदी साहब। सैयद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत एहतराम हमारे चैनल पर। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। बहुत अच्छा ये अवसर है कि हम लोग मिलकर कुछ अहम बातें मिलकर कर सकें। सैयद साहब हिंदुस्तान से ही हैं, लेकिन लंबे समय से वो ईरान में रह रहे हैं और वहाँ के समाज को, वहाँ की कॉन्फ्लिक्ट को, वहाँ की पॉलिटिक्स को और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को भी बहुत कायदे से समझते हैं। तो शुरुआत जैसी मेरी आदत है कि मैं कोई सवाल नहीं पूछता हूं। शुरुआत मैं चाहता हूं सैयद साहब आप शुरू ऐसे करें कि आप कैसे इस पूरे माहौल को देखते हैं जो पिछले 10-12 दिनों में, बल्कि आप कहें कि लंबे वक्त से, लेकिन अभी पिछले 10-12 दिनों में फ्लेयर अप हो गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं चाहता हूं तफसील से जरा हमें बताएं, फिर आगे सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करेंगे। जी, और शुक्रिया। और मेरे तल और मेरे तलफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं पुरबिया हूं तो मेरा तलफ़्फ़ुज़ बहुत साफ नहीं है। हाँ, नहीं, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही वाज़ेह अंदाज़ से आपकी गुफ्तगू मैं समझ रहा हूँ। जी, तो ये जो अभी ये 13 जून से इस्राएल ने जो आक्रमण किया और जो हमला किया, उसके बाद से आज तक की जो 24 जून की तारीख़ है, ये मेरे ख़्याल में पश्चिमी एशिया के इतिहास का एक बहुत अहम दौर माना जाएगा, आगे जब इतिहास लिखा जाएगा और बल्कि इसका भी इम्कान है कि दुनिया के इतिहास के लिए ये चंद दिन बहुत अहम साबित होंगे। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इस मुद्दत में बहुत कुछ हुआ जिससे बहुत कुछ तब्दील हुआ है। अलबत्ता तब्दीलियाँ एकदम खुलकर सामने सबकी नज़रों में आने में शायद कुछ दिन लगें, लेकिन वो तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। क्या हुआ है इस पीरियड में? इस पीरियड में ये हुआ है कि 2 ऐसे देश जो परमाणु हथियार रखते हैं, अमेरिका और इस्राइल, जो सुपर पावर का होने का दावा करते हैं, उन्होंने एक ऐसे देश पर हमला किया जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है। आपके दर्शक इस बात को जानते हैं तो मुझे इसके सबूत वगैरह यहाँ बयान करने की ज़रूरत नहीं है। उसके पास परमाणु हथियार है नहीं, ना उसका कोई इरादा है उसको बनाने का, बल्कि वो एनपीटी का एक सिग्नेटरी है और उसका एक रुकन है। उस पर हमला किया, बड़े-बड़े दावे किए कि हम नीस्त-ओ-नाबूद कर देंगे इस मुल्क को, इसका तख्ता-पलट कर देंगे, इसकी आवाम वो बगावत करेगी अपनी ही हुकूमत के खिलाफ और हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे वगैरह, बहुत कुछ उसने इस किस्म के दावे किए। और जवाबी कार्रवाई लेकिन जो इस मुल्क ने दी, जिसको दुनिया जानती है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार भी नहीं है और दुनिया समझती है कि एक छोटा और कमज़ोर देश है। उसने जो पलटवार किया है, जवाबी कार्रवाई की है, उसने इन 2 बड़े बदमाश ताकतों को मजबूर किया कि वो आएँ और वो सीज़ फायर की बात, युद्ध विराम की बात करें, घबराकर, बौखलाकर। और हो सकता है कि ये सीज़फायर और युद्ध विराम हो जाए। अभी जो इस वक़्त हमारी आपस में ये बातचीत हो रही है पांडे साहब, वो अभी हम नहीं कह सकते कि वाक़ईन सीज़फायर एक स्थिर और पायदार अंदाज़ से कायम हुआ है। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि उसके नज़दीक हम पहुँच गए हैं। लड़ाई में और झड़प में एक पॉज़ हो गया है। लेकिन क्या ये वाक़ईन युद्ध विराम में तब्दील होगा? अभी शायद आज रात तक या कल तक ये बात कही जा सकती है। लेकिन इसकी आसार और निशानियाँ हैं कि सीज़फायर होने जा रहा है। और जब ये सीज़फायर पर ज़ाहिर-सी इज़राइल बात की है। तरफ से मैं 1 सेकंड रुकूँगा, इज़राइल की तरफ से बदमाशियाँ शुरू हो गई हैं। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने बाकायदा खबर छापी कि ईरान से मिसाइलें चल पड़ी हैं। उसके बाद कार्ड्स का बयान आ गया कि मैंने आर्मी को कह दिया है कि ईरान में तेहरान के ऊपर, राजधानी के ऊपर हमला करो। और इज़राइल जी। का तो एक इतिहास है, आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सीज़ फायर तोड़ने का, सीज़ फायर का फ़ायदा उठाकर दूसरों को नुकसान पहुँचाने का, ये तो इज़राइल का अपना एक इतिहास है। सब सीज़ करते हैं, इज़राइल जी। फायर करता है, ये तो आपकी तरफ कहा जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है और इसके लिए मैं यहाँ पर ये इसमें इज़ाफ़ा कर दूँ कि अभी यहाँ की जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उसका भी बयान आया, ऑफ़िशियल बयान उसने अभी बिल्कुल, जारी किया मैंने है पढ़ा वो। कि जी, जी, तो उसमें भी ये बात लिखी हुई है, उसमें आप देखेंगे, पहले तो उसमें सीज़फायर लफ़्ज़ का उन्हीं ने भी इस्तेमाल नहीं किया है, जो फ़ारसी में उसके लिए लफ़्ज़ होता है।
वो इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि उसके जगह दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है जिसका तर्जुमा जो है वो सिर्फ एक ब्रेक या पॉज़ की हद तक ही हो सकता है। दूसरी बात उन्हीं ने हुँ, उसमें कहा है कि हमें दुश्मन की बात पर ज़र्रा बराबर भी भरोसा नहीं है, और हुँ, हमारी उँगलियाँ गोया जो पिस्तौल का जो हत्था होता है उस पर हमारा हाथ जो है वो अभी भी रखा हुआ है। उसके अलावा अभी फ़ौज के एक हिस्से से बयान अभी कुछ ही देर पहले मैं देख रहा था, एक और बयान जारी हुआ है जी, जिसने कहा है कि ये सो कॉल्ड सीज़फायर के बाद भी इज़राइल की तरफ से हमला हुआ है और उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम सीज़फायर के शायद नज़दीक हैं, लेकिन ये सीज़फायर अभी कायम नहीं हुआ है। अगर जब कायम हो भी जाता है, उसके बाद इज़राइल अपनी आदत से बाज़ आ सकेगा और अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा, ये खुद अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। लेकिन अभी उसकी नौबत भी नहीं बिल्कुल। आई है, क्योंकि अभी सही मानों में सीज़फायर कायम नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है। लेकिन ये सीज़फायर होता है पांडे साहब या नहीं होता है, या कब होता है, कितनी देर ये बाकी रहता है, जो ताकत का संतुलन है, जो बैलेंस ऑफ पावर है, वो तो बहुत बड़े पैमाने पर वो तब्दील हो गया है, बदल गया है। बिल्कुल, यानी अब अगर पहले भी कई कुछ लोगों को पहले भी पता था कि एक हमारे पास जो, जब हम बात करते हैं ताकत के संतुलन की, तो एक होता है हकीकी और वास्तवता में जो ये संतुलन है, और एक वो है जो लोगों के दिमाग में है या मेनस्ट्रीम मीडिया में जिसकी परसेप्शन बात की बनाया जाती है। जाता है। परसेप्शन बनाया जाता है, तसव्वुर उसका बनाया जाता है। तो तसव्वुर हुँ, के एतबार से, परसेप्शन के एतबार से तो ये बताया जा रहा था कि भई सुपर पावर है, इतना असलहा है, इतनी ताकत है, इतना ये है, और वो भी ट्रम्प जैसा आदमी कि इस पर जो किसी से डरता नहीं, और ऐसा-ऐसा, ये परसेप्शन वाली बात थी। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो अक्सर आप जानते हैं कि वो परसेप्शन से हटकर होती है। और ग्राउंड रियलिटी और परसेप्शन में जो फासला था, वो फासला अब कम हुआ है, क्योंकि परसेप्शन अब लोगों का करेक्ट होना शुरू हो रहा है बड़े पैमाने पर, और आइंदा दिनों में ये और इसमें करेक्शन आएगा। और लोग देखेंगे कि जो इतना बड़ा सुपर पावर है, सबसे पहले इसराइल और अमेरिका, ये दोनों के हमले, ये हमले खुद कमजोरी की निशानी है। जब कोई, आप जानते हैं, हर जगह, हर मुल्क में, हर शहर में, हर मोहल्ले में बल्कि बदमाश होते बिल्कुल, हैं, गुंडे होते हैं वगैरह। इन बदमाशों की ताकत की एक बड़ी निशानी ये होती है कि वो अपने चेलों को और अपने चमचों को भेजते हैं लोगों को डराने और धमकाने के लिए, खुद जी, नहीं आते। बिल्कुल। लेकिन जब कोई बदमाश खुद आ गया, सामने आ गया, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो कमज़ोर है उस मुकाबले में, इसलिए वो सामने आया है। तो पहले हम देखते हैं कि इज़राइल वो आता है सामने, लेकिन 8-10 दिन के अंदर ही हम देखते हैं कि जो उस छोटे बदमाश का, जो अपने आप को बड़ा बदमाश बताता है, उसके जो अब्बा थे, वो भी आ गए सामने, बराह रास्त उनको सरगना। भी आना पड़ा। जी, सरगने जो जी, थे जी, उनको भी आना ही पड़ा जी। आखिर। और आकर बड़ी-बड़ी बातें करनी पड़ी, लेकिन आखिर में जवाबी कार्रवाई हुई। जी, जो जवाबी कार्रवाई कल हुई है पांडे साहब, अल उदैद एयरबेस कतर पे, ये बहुत अहम है। यहाँ पर मैं दर्शकों के लिए इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि देखिए, जब मुकाबला चल रहा है, वो भी सुपर पावर के साथ चल रहा है, जो अपने आप को सुपर पावर कहता है। और ये मुकाबला आज शुरू नहीं हुआ है। आपके दर्शकों के लिए ये स्पष्ट होगी ये बात कि ये मुकाबला दर दर हकीकत 45 साल पहले शुरू हुआ है, जब यहाँ इस्लामी बिल्कुल, इनकलाब हुआ था। और ये शायद और भी कई और साल भी चलेगा ये मुकाबला, जब तक कि इस साम्राज्य मोर्चे को शिकस्त हासिल होती है। तो जब ऐसा मुकाबला है, तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि किसकी किसके यानी ये नहीं देखा जाता कि कितने मरे, कितने जो है इमारतों को तोड़ा गया, इन चीजों की अहमियत है लेकिन कम है। सुपर पावर की कमर तब टूट जाती है जब एक दूसरा पावर, जो सुपर पावर नहीं माना जाता, वो कहता है और करके दिखाता है कि हम हमला करेंगे, आप रोक नहीं सकते। इसराइल पर जितने हमले हो रहे हैं, एक तरीके से वो अमेरिका पर हमले हमले हो रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका की या तो नाजायज़ औलाद कहलाई जाए, या अमेरिका की एक फ़ौजी छावनी उसको कहलाया जाए, जो भी कहा जाए, वो अमेरिका का एक अहम हिस्सा है, अमेरिका के इस निज़ाम का। और जब अल उदैद एयरबेस पर हमला हो गया, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक भी मिसाइल नहीं पड़ी अल उदैद एयरबेस पर, जबकि हकीकत ये है कि कुछ मिसाइलें वहाँ पहुँची हैं। अगर एक भी नहीं पड़ी होती, सुपर पावर की हार के लिए ये काफ़ी होता है अगर सामने से मिसाइल चल जाए।
क्योंकि उसकी हैबत और उसका पावर वो इस पर निर्भर और मुनहसर है पांडे साहब, कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता हमारी तरफ आंख उठा के देखने की। कहाँ ये कि वो 14 अदद मिसाइलें हमारे ऊपर दाग दे। तो ये बैलेंस ऑफ पावर ये जो संतुलन है कुदरत और ताकत का, ये बड़े पैमाने पर बदला है इन 12-14 दिनों में। और अगर ये अभी जितनी ज्यादा ये जंग जारी रहती है, उतना ही ज्यादा ये और मजीद बदलता जाएगा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि ईरान ने अगर कुछ नहीं किया है इन 12-14 दिनों में, तो कम से कम वो परसेप्शन तो तोड़ दिया है लगभग हमेशा के लिए कि इजराइल दुनिया की सबसे सेफ कंट्री है। ये परसेप्शन तो, अब ये बात इजराइल का भी कोई लीडर कहने से डरेगा, ये बात नहीं कहेगा। जनता पलट के पूछ लेगी कि भाई कहाँ ये सिक्योरिटी थी जब ये बम हमारे घरों पर और हमारी बिल्डिंग्स पर गिर रहे थे। एक दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जो बेसिक प्लान इसराइल का दिखाई देता है, जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई, इंपॉर्टेंट लीडर्स को मारा गया, साइंटिस्ट को मारा गया, साफ दिखाई देता है कि वो कहीं ना कहीं ईरान में रेजीम चेंज के बारे में सोच रहा था। उसका प्लान ये था कि खामनेई को भी मार देगा, कुछ और लोगों को मार देगा और फिर वहां पर रेजीम चेंज कर देगा। अचानक पहलवी साहब भी जो है वो बहुत ज्यादा बयान देने लगे थे, लगातार उनके वीडियोज आने लगे थे। फॉक्स न्यूज पे तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने नौकरी कर ली है, लगातार वो बैठे रह रहे थे। मैं जानना चाहता हूं कि ईरान की सोसाइटी में क्या वाकई ऐसे हालात हैं, ऐसे आप कह सकते हैं फॉल्ट लाइंस हैं जैसे कि लेबनान में हमें दिखे हैं, कि ये रेजीम चेंज इस तरह से पॉसिबल हो सकता था अगर खामनेई साहब को भी मार दिया गया होता? तो ये सारे सवाल इफ एंड बट के हैं, लेकिन आपसे मैं समझना चाहता हूं ईरानी सोसाइटी को। जी, जी, अहम सवाल है। देखिए, ईरानी सोसाइटी 9 करोड़ की आबादी है तकरीबन इस सोसाइटी में। और इस सोसाइटी में, जैसे हर सोसाइटी में अलग-अलग ज़हनियतों के लोग पाए जाते हैं, अलग-अलग किस्म की कौमें हैं, इसके अंदर पाई जाती हैं। तो इसमें नज़रियाती इख्तिलाफ पाया जाए, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाए, ये एक कुदरती बात है, एक नेचुरल बात है। हर सोसाइटी में होती है, यहाँ पर भी ये पाई जाती है। लेकिन जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ईरानी सोसाइटी में पाया जाता है, वो 2 टाइप का है। एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वो एक ही खेमे के अंदर है। और वो खेमा क्या है? वो खेमा जो ये कहता है कि हमने इनकलाब करके, हमने इस्लाम की बुनियादों पर अपना सिस्टम बनाकर हमने सही फैसला लिया है, जो 1979 में हमने लिया, और आज भी हम उस पर बाकी हैं। फ्यूचर में भी हमें इसी में कामयाबी मिलेगी। लेकिन इस सिस्टम को चलाने, इसमें वक्तन फवक्तन हर अलग अलग डिपार्टमेंट और शोबे में क्या कदम उठाया जाए, उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मिसाल के तौर पर हो सकता है मीडिया के बारे में हो, पॉलिटिक्स के बारे में तो है ही, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हो, नेगोशिएशन के बारे में हो, बहुत सारी टॉपिक्स पर। लेकिन ये सब एक ही खेमे के अंदर के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लेकिन ईरानी पब्लिक में इस खेमे के अलावा, अच्छा, ये जो खेमा है, ये ईरानी पब्लिक के अवाम का मेजॉरिटी और अधिकांश हिस्सा जो है, अक्सरियत जो है, वो इस खेमे के अंदर करार पाती है। लेकिन ईरानी सोसाइटी में इससे हटकर भी खेमा पाया जाता है। वो खेमा जो इस इस्लामिक सिस्टम और सिस्टम के इस्लामिक रहने को लेकर उसको इतना भरोसा नहीं है, और उसके लिए ईरानी नेशनलिज्म, ये आइडियोलॉजी उसके मतलब की आइडियोलॉजी है। तो इसके ये एक अलग खेमा है। इनके अंदर भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं। ये 2 बड़े खेमे तो पाए जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो हुआ है, और जो आमतौर पर हर सोसाइटी में होता है, कि जब किसी सोसाइटी के लिए ये एकदम साफ होता है कि हम पर जालिमाना तौर पर, नाहक अत्याचार के तहत हम पर हमला किया है, और वो भी हमला करने वाला वो दादागिरी और बदमाशी कर रहा है। आपको वो ट्वीट याद होगा, यहाँ पर उससे आग लग गई थी ईरान में, कि जब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि एक ही रास्ता हमें है पता है इस युद्ध। खामनेई, जी जी। हाँ, नहीं, जब उसने वो कहा कि आपको कंप्लीट सरेंडर करना पड़ेगा। मैं उस ट्वीट की पहले बात का जिक्र कर दूं। 2 लफ्ज ही यहाँ लिखे थे, कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर। अब यहाँ पर कोई भी ईरानी, उसकी गैरत ऐसी जाग गई कि वो इसकी वजह से वो तमाम अपने डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भूल कर वो बस मुकाबला करना चाहते। और उन्हीं ने बहुत सारा, हत्ता वो जो खेमा है जो इस्लामिक सिस्टम के बारे में इतना मुस्बत नजर नहीं रखता, जो एक माइनॉरिटी है यहाँ की पॉपुलेशन की, जो इस तरह नहीं पसंद करती इस्लामिक सिस्टम को, या तो अननेसेसरी समझती है, या नापसंद करती है, या गैर जरूरी समझती है। जब ये बात होने लगी सरेंडर की,
जब बात होने लगी आयतुल्लाह खामेनी को टारगेट करने की, तो वहाँ उनकी भी गैरत जागी। भई आयतुल्लाह खामेनी को अगर ये चंद लोग पसंद नहीं करते कि वो हुकूमत करें, लेकिन वो इस वक़्त इस मुल्क के हाकिम हैं और सिंबल, तो उनके लिए भी ये काबिल बर्दाश्त नहीं रहा कि हमारे मुल्क का सिंबल, हमारे मुल्क का हाकिम, गरचे हम शायद वो एक एक माइनॉरिटी है जो उनको पसंद नहीं करती, फिर भी तो एक अजीब किस्म की यूनिटी हर सोसाइटी में पैदा होती है जब बाहर से इस तरह से हमला होता है। और इसमें ईरानी मैं सोसाइटी, एक सवाल जोड़ूं, शायद थोड़ा-सा और तफ़सील से आप बता पाएँगे तब, कि सवाल ये भी तो है ना कि अल्टरनेटिव आप क्या दे रहे हैं? क्या शाह रज़ा पहलवी को वो लोग पसंद करते हैं? एक सवाल तो है, उनके बाप की जो विरासत है उसके बाद उनको पसंद करते हैं। या फिर जहाँ-जहाँ मॉडर्निटी लाने का वादा किया, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो इराक हो, इन सारी जगहों पर असल में क्या लेके आए? अनार्की लेके आए। अब अनार्की के लिए हिंदी में अराजकता कहा जाता है, आप उसके लिए बेहतर लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो क्या लेके आए? कोई कहीं उन्होंने कोई अल्टरनेटिव दिया होता कि भई हमने एक इनको हटाया और इनकी जगह पर एक अल्टरनेटिव दिया जो उनसे बेहतर है, जिसमें मुल्क ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है, जहाँ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, जहाँ अमन है। ऐसी कोई चीज़ तो उन्होंने दी नहीं है पूरे मिडल ईस्ट में। जहाँ भी वो गए हैं, वहाँ सिर्फ़ तबाही लेके आए हैं। सद्दाम का शासन कितना भी खराब हो, लेकिन सद्दाम के बाद जो बना है, वो तो उससे भी बदतर है। लीबिया में गद्दाफी के बाद जो बना है वो तो मतलब प्योर एनार्की है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लीबिया अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया उसके पास, और दोनों जगह तेल और अनाज की लूट जबरदस्त चल रही है। सीरिया में जो हो रहा है कहने की जरूरत नहीं है। एक चर्च के अंदर विस्फोट हो जाता है अभी 2 दिन पहले, और पूरा इंटरनेशनल मीडिया उस पर खामोश रहता है, जबकि पोप तक वो बात पहुंची, पोप ने भी उसकी मजम्मत की थी। तो ये भी तो कहीं सवाल होगा। ये सवाल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, मैं चाहता हूं इस मुद्दे को भी आप जोड़ लें, कि कई ऐसी लड़कियों के वीडियो आए जो हिजाब वाले मूवमेंट में थी, एंटी हिजाब मूवमेंट में थी, और उन्होंने साफ-साफ कहा कि अपनी लड़ाई हम अंदर लड़ लेंगे, लेकिन अमेरिका और इज़राइल को हम ये हक नहीं देते हैं कि वो हमारे मुल्क में आए और फैसले ले। बल्कि 2 वीडियोज़ तो ऐसे थे कि उन्होंने कैमरे पर हिजाब पहना और कहा कि जहाँ लड़ाई की बात आएगी, वहाँ हम अपने मुल्क के साथ खड़े रहेंगे। तो मैं सोच रहा था कि ये वाला जो मामला है मेरे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट लगा, जो नेशनैलिटी की जो आप बात कर रहे थे, नेशनल रिस्पेक्ट की जो आप बात कर रहे थे, ये कितना दिखाई दिया और कितना ये सच है? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। बहुत बड़े पैमाने पर इस वक़्त एक अंदर इत्तेहाद, ये एकजहती और इसमें यूनिटी पैदा हुई मुल्क में, और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो मुख्तलिफ़ ख़ेमे के लोग थे, वो भी साथ में हो गए। मिसाल के तौर पर जुमे की नमाज़, जो अभी जुमा गुज़रा है, आपने सुना होगा कि एक बिल्कुल। अजीब अजीब तादाद में लोग आए। जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, उसमें कुछ ऐसे लोग थे, जो शायद ज़िंदगी में पहली बार जुमे की नमाज़ के लिए आए होंगे। लेकिन वो आए, ऐसे थे कि जिनको नहीं पूरी तरह पता भी नहीं था कि नमाज़े जुमा के अरकान क्या है, कैसे इसको अदा किया जाता है, लेकिन वो आए इसमें। ये वही जो आप बात कह रहे थे, उसी के तहत मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने जो शुरू में बात की, वो भी बहुत बड़ी दिलचस्प है कि ये अल्टरनेटिव क्या देते हैं। बिल्कुल पांडे साहब, बिल्कुल आपकी बात सही है कि जहाँ-जहाँ ये गए हैं, वहाँ पर जो इन्होंने अल्टरनेटिव दिया है, वो सिवाय अफ़रा-तफ़री और बर्बादी के और कुछ नज़र नहीं आता। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि इसको कुछ जो मग़रिबी, जो पश्चिमी पॉलिसियों को के बारे में अभी भी एक एक गुड ओपिनियन रखते हैं, एक हुस्न-ए-ज़न रखते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी जो तहज़ीब है, वो नाकाम हो जाती है। यानी वो चाहती है कि कुछ अच्छा करे, लेकिन नहीं कर पाती। इराक में, लीबिया में नाकाम रही। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है, मुझे लगता है वो कामयाब होते हैं, क्योंकि उनके हुँ। उनका उद्देश्य है इस तरह से देशों को बर्बाद करना। इसीलिए एक टर्म जो यूज़ किया जाता है यहाँ पर, रेजीम चेंज, बाज़ जानकार अफ़राद ने आकर कहा कि ये शायद टर्म सही नहीं है। रेजीम चेंज की जगह हमको कहना चाहिए रेजीम कोलैप्स। उनके लिए वो ज़्यादा अहम है कि अगर सोसाइटी कोलैप्स हो जाए, ख़ास तौर पर वो सोसाइटी जहाँ से उनका मुकाबला हो सकता है। उन्हीं ने दुनिया की सोसाइटियों को तक़सीम किया है। आपका हिस्ट्री का चैनल, हिस्ट्री के नाम से आपका ये चैनल है। आप जानते होंगे कि मार्शल प्लान बनाया गया जापान के लिए सेकंड हुँ, वर्ल्ड हुँ, वॉर के हुँ, बाद, बिल्कुल। और जर्मनी के लिए को भी आकर अमेरिका ने अपनी मुट्ठी में लिया। किसी ज़माने में ये कहा जाता था कि क्या बुरा है कि अगर आए अमेरिका और किसी मुल्क को अपने कब्ज़े में ले ले, एक नया जापान बन जाएगा, एक नया जर्मनी बन जाएगा। लेकिन ये बहुत ही सादा और बहुत ही खतरनाक सोच है। अगर हम मान भी लें कि जापान वाक़ईन कोई अज़ीम देश बन गया है उस ज़िल्लत को कबूल करने के बाद,
क्योंकि ज़िल्लत और इज़्ज़त की बात बहुत अहम है। लेकिन मान लें चलो उसको हम उससे नज़रअंदाज कर लें उस ज़िल्लत को, कि जापान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक अमेरिकी जनरल ने लिखा है। जापान जो है एटम बम उस पर दागे गए, वो आज तक उसके बारे में एक चूँ तक नहीं कर पाता, एतराज़ नहीं कर पाता। उसमें अमेरिकी फ़ौजी जगह-जगह रहते हैं जापान में, ये ज़िल्लत है। मान लीजिए उससे हम सरफ़ नज़र कर भी लें, तो हमें इसको भी देखना पड़ेगा कि जो जापान के साथ उन्हीं ने जो रहम-ओ-करम से पेश आए या जर्मनी के साथ रहम-ओ-करम से पेश आए, वो हर जगह नहीं आएँगे। उनके ज़हन बिल्कुल, में उनकी ने तक़सीम किया हुआ है। कौन से ऐसे कौमें हैं जो मुकाबला कर सकती हैं, कौन-सी हैं जो नहीं कर सकती। जो मुकाबला कर सकती हैं क्योंकि उनके कल्चर के अंदर मुकाबले का जज़्बा बहुत गहरा है, उनको वो जापान या जर्मनी नहीं बनाएँगे, उनको वो लीबिया बनाएँगे, उनको वो यस, इराक बनाएँगे, क्योंकि वहाँ से उन्हें हमेशा डर और ख़तरा रहेगा। ये बात अब ईरानियों के अक्सर को तो हमेशा से समझ में आती है। चंद ईरानी जो उनकी बातों में कभी-कभी आ जाते हैं, अब ये नौ मौजूदा हालात में ये भी वो देख रहे हैं। और इसीलिए पांडे जी, ये जंग के देखिए जब हम अब ये युद्ध विराम के नज़दीक आ रहे हैं, लग रहा है ऐसे अभी इस वक़्त जो बातचीत चल रही है लग रहा है नज़दीक है। अब देखिए आइंदा घंटों में क्या होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर हम मान लें कि जैसा लग रहा है युद्ध विराम हो जाएगा, जंग ये बंद खत्म हो जाएगी। हर कोई दावा करेगा कि हम जीत गए। हर कोई कहेगा कि हमारी ताकत और बल की वजह से और सामने वाले की कमज़ोरी, ये तो ज़ाहिर-सी बात है सभी ये कहेंगे। लेकिन सबके दावे तो सही नहीं हो सकते। आके जब हम नापेंगे और तोलेंगे कि भई किसका दावा जो है वो हकीकत पर और वास्तविकता पर निर्भर है और किसका जो ऐसे ही बातें हैं, तो हम आके क्या देखेंगे? सबसे पहले अब देखेंगे कि इनके गोल्स और टारगेट्स क्या थे? किन किन लक्ष्य के तहत और अहदाफ और मकासद के तहत उन्हीं ने इस जंग को छेड़ा? तो वहाँ पर हम आके जब नापेंगे, तोलेंगे तो फिर हम कुछ नतीजा लेंगे। मिसाल के तौर पर इसराइल ने क्या कहा, हम इनका जो है परमाणु टेक्नोलॉजी और इनकी साइंस को जो है नीस्त-ओ-नाबूद कर देंगे, हम रेज़ीम चेंज कर देंगे, हम उनका सरेंडर करा देंगे, हम ये करा देंगे, वो करा देंगे। अब जिस दिन 13 जून को हमला किया, उसी दिन जो है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आकर बराह रास्त ईरान की अवाम से खिताब करते हैं और कहते हैं कि आप लोग बगावत करिए अपनी हुकूमत के खिलाफ। आए देखें ये किस तरह हासिल हुआ। अभी-अभी हम बात कर रहे थे कितनी ज़्यादा यूनिटी ईरानी कौम में हासिल हो गई इसकी वजह से। ना उसका कोई कोई न्यूक्लियर साइंस किसी आप देश में कोई विज्ञान, कोई साइंस को आप नीस्तो-नाबूद नहीं कर सकते 2-4 जगह पर बम लगा के। जब 10-20 हज़ार की तादाद में उसके टेक्नीशियन और एक्सपर्ट वगैरह माने पाए जाते हैं, आप क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। वो विज्ञान वहाँ पर उसकी जगह बन गई है। सिवाय इसके कि आप 20,000 लोगों को जो और उससे बहुत जज़्बात भी जुड़ गए इस विज्ञान से, तो कैसे उसको आप खत्म कर बिल्कुल, सकते हैं? तो ये उनके या फिर अमेरिका ने आके कुछ किया। तो ये तो उनके जो अहदाफ और मकासद हैं, उनमें से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ईरान का मकसद क्या था इस जंग में, इस युद्ध में? ईरान का मकसद तो उसने तो ये शुरू ही नहीं की थी जंग। सबसे पहले उसका ये मकसद था कि जो जंग शुरू करने वाले के मकसद है, उनमें से कोई मकसद पूरा ना हो और उसमें से कोई मकसद बिल्कुल, पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक जो बात है। जंग शुरू नहीं करता है, उसका तो मकसद यही होता है कि सामने वाले के मकसद पूरे ना हो और उसका कोई मकसद बिल्कुल, जो आक्रमण करने वाले का कोई मकसद पूरा नहीं हुआ इस जंग में। दूसरी तरफ उसको कई फ़ायदे ईरान को इस जंग से हासिल हो गए। अभी हमने कई मिनट बात की और है कि उस नेशनल यूनिटी के बारे में जो हासिल हुई है और नेशनल यूनिटी में मैं ये भी जोड़ दूँ कि बहुत सा जो एक एक माइनॉरिटी एक तबका रहता है ईरान में और अब फ्यूचर में भी शायद रहेगा, हमेशा हर सोसाइटी में हर टाइप के लोग होते हैं। कि जो आसानी से वेस्ट की बातों में आ जाता था, अब इस वक़्त उनकी संख्या ईरानी सोसाइटी में बहुत कम हो गई। कई सोशल मीडिया पर दूसरी जगह लोग बयान देते हुए नज़र आ रहे हैं, हमारी आँखें खुल गईं, हम कुछ और समझते थे, हम उनको अच्छा समझते थे, अभी पता चला वो बुरे हैं या हम उनको बहुत ज़्यादा ताकतवर समझते थे, पता चला उनमें कोई दम ही नहीं है। तो ये भी एक बिल्कुल, बहुत बड़ा फ़ायदा हासिल हुआ है ईरानी सोसाइटी को। उसके अलावा ईरानी सोसाइटी के मिलिट्री पावर इस पूरे रीजन में वो लोगों के लिए बहुत जो है वाज़ेह हुआ है, स्पष्ट हुआ है कि ये कोई ऐसी छोटी-सी मिलिट्री ताकत नहीं है कि इसके साथ कोई भी खेल सकता है। तो बहुत सारे बिल्कुल, फ़ायदे यहाँ पर हासिल हुए हैं और आखिरी मैं जुमला अगर कह दूँ आपकी बात से पहले, वो ये कि देखिए, ये जंग 45 साल पहले शुरू हुई और ये अभी चलेगी। इसके अंदर अब जिस बात की उम्मीद की जा सकती है और उम्मीद है, में यकीन नहीं है, कि अब पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य जो महाज़ और मोर्चा है, अहंकार मोर्चा है उसका सरगना अमेरिका, पहली बार वो हकीकत में गुड फेथ में नेगोशिएशन टेबल पर आएगा। यानी हुँ, जो वेस्ट कहता है कि ये उनके 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 एम्स में से ये भी उन्हीं ने बयान किया शुरू-शुरू में,
अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कि हमने ये किया है ताकि वो आए और वो नेगोशिएट करे। यानी उन्हीं ने हमला किया ईरान पर ताकि ईरान जो है वो नेगोशिएट करे। ईरान ने जवाब में हमेशा किया, क्या कहा कि हमने नेगोशिएशन तो कभी छोड़ा ही नहीं था। जेसीपीओए जिसको 2018 में ट्रंप साहब ने फाड़ा था, आज तक ईरान हम्म। ने जेसीपीओए को तक नहीं छोड़ा है, वो जो न्यूक्लियर डील थी। बिल्कुल। और ये बिल्कुल। हमला 13 जून को हुआ, 15 जून को तो फिर से ओमान में मीटिंग होने वाली थी। तो ईरान बिल्कुल। तो हमेशा गुड फेथ में नेगोशिएशन कर रहा था। अब इस हमले ने ये एकदम स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका ने कभी भी गुड फेथ में नेगोशिएशन नहीं किया। यानी अगर वास्तवता में कहा जाए तो अमेरिका ने नेगोशिएशन ही नहीं किया। नेगोशिएशन का ड्रामा जरूर किया, नाटक जरूर था, लेकिन नेगोशिएशन में गुड फेथ क्योंकि कभी नहीं था। हकीकत में नेगोशिएशन ही नहीं था। अब इसकी उम्मीद की जा बिल्कुल। सकती है कि अब पहली गुड बार फेथ में अमेरिका नेगोशिएशन शायद हो आएगा, सके। और हाँ, अमेरिका आएगा और नेगोशिएशन करेगा, और उससे आगे फिर ये कहानी आगे बढ़ेगी। एक आखिरी सवाल गजा के मुतल्लिक है। गजा में जिस तरह का, मतलब उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए? जेनोसाइड अपने आप में एक लफ्ज है, और तो कोई लफ्ज समझ में नहीं आता है। उसके रुकने की कोई उम्मीद है? ईरान हमेशा साथ खड़ा रहा है, ईरान ने हमेशा फिलिस्तीन की बात की है। तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से धीरे धीरे सीज फायर की तरफ यहाँ बढ़ रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो गजा में भी निजात मिलेगी लोगों को कत्लो गारत से? देखिए, बहुत अहम सवाल है, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो इस कहानी का ये चैप्टर कम से कम वो 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। अगरचे 45 साल पुरानी ये कहानी है, लेकिन ये चैप्टर कम से कम 2023 से 7 अक्टूबर से शुरू होता है। और सब कुछ हो जाए, नज़रें गज़ा से हटनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ये बात बिल्कुल। आपकी सही है। बिल्कुल ये बात सही है। और जेनोसाइड और नस्लकुशी और नरसंहार ये सब जो कहा जाता है, ये अब तो, पहले ये अल्फ़ाज़ और ये शब्द इस्तेमाल करते हुए डर लगता था। अब तो लगता है कि अब तो ये इन भी छोटे हो अल्फ़ाज़ गए में हैं, ये भी अब छोटे ये लफ्ज छोटे हैं। हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये लफ्ज़ छोटे हो गए। उस उसको उस क्या कहा जाए, वो जो हो रहा है वहाँ पर इसको लेकर। यकीनन, यकीनन। मुझे नहीं लगता है सैयद साहब कि किसी भी जबान के पास उसके लिए कोई अप्रोप्रिएट लफ्ज है, क्योंकि दुनिया में पहले कभी हुआ ही नहीं है वो। बेशक, बेशक, मैं आपसे सहमत हूँ कि ये पहली बार हम देख रहे हैं दुनिया की के इतिहास में कि इस तरह से हो रहा है। अब इस पर क्या असर पड़ेगा, इसका जवाब 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक है, अगर हम आकर कहें एक जनरल टर्म में कुल्ली तौर पर जवाब दें, वो मैं दे सकता हूँ जवाब। लेकिन अगर हम आएँ और कहें कि स्पेसिफिक और तफ़सील के साथ बताया जाए, हम्म। नहीं, मुझ में ये ताकत नहीं, और शायद किसी में भी नहीं हो मैं शायद इस वक़्त मैं ये तो कहने यही की। चाहूंगा कि आप अपनी उम्मीद शेयर कर दें, जितनी आपके वहां की समझदारी है, क्योंकि ईरान गजा को छोड़ देगा ये तो कोई नहीं सोच सकता। इसलिए आप अपनी बिल उम्मीद भी अगर जाहिर कर दें तो वो भी बेहतर होगा। बिल्कुल। नहीं, और उम्मीद उम्मीद के साथ मैं उसके पीछे जो, उस उम्मीद के पीछे जो विश्लेषण जाहिर और तौर पे तज्ज़िया उसका है, एक, हाँ। जी, बिल्कुल। उसके साथ मैं अपनी बात को आपके सामने रखता हूँ और आपके ज़रिए दर्शकों तक पहुँचाता हूँ। और वो ये बिल्कुल। है कि देखिए, ये जो झड़पें हो रही हैं, जो गज़ा में हो रहा है, जो वेस्ट बैंक में हो रहा है, जो अभी ईरान और इस्राइल, ईरान और अमेरिका के दरमियान हुआ, या जो सीरिया में हो रहा है, जो लेबनान में हो रहा है, जो यमन में हो रहा है, ठीक? ये सारी अपने एक निगाह में देखा जाए तो इतने सारे अलग-अलग महाज़ खुले हुए हैं। इतनी अलग-अलग जगह जंग है। लेकिन अगर आप तो एक ज़माने से इसका आप जो है अध्ययन और मुतालिया कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये दर हकीकत एक ही जंग है। एक ही एक लड़ाई ही का जंग, हिस्सा है। एक बिल्कुल। ही लड़ाई के अलग-अलग हिस्से। जैसे अगर 2 देशों में कभी लड़ाई होती है, तो हो सकता है कई कि फ्रंट खुल अलग-अलग जाते जगह हैं। कई बिल्कुल। फ्रंट हो जाते हैं। यहाँ पर 2 देशों की लड़ाई नहीं है पांडे साहब, यहाँ पर 2 आदर्श के सिस्टम्स की लड़ाई है, 2 नज़रियात की लड़ाई है, 2 मोर्चे हैं। एक मोर्चा वो है जो 2 ढाई सौ साल पहले यूरोप से वो उठा था, वो कायम हुआ था। ये है अंतर्राष्ट्रीय, ये है साम्राज्य मोर्चा, ये है अहंकारी मोर्चा। इसने हमारे हिंदुस्तान में क्या-क्या कहर नहीं ढाला है, क्या-क्या आज तक हम बिल्कुल। असरात जो है वो झेल रहे हैं अपने इंडिया में ही, हिंदुस्तान बिल्कुल। में। और आज इसका सरगना अमेरिका है। और एक दूसरा मोर्चा है, जिसकी आदर्श ये है कि पहले मोर्चे के आदर्श क्या हैं? कि लूट, खसोट, खून चूसना और उसके ज़रिए अपने आप को आगे बढ़ाना। अच्छा, लेकिन इस सिर्फ़ यही नहीं है, इसकी एक दूसरी ख़ुसूसियत है जिसमें ज़िक्र लाज़मी है, बहुत ही मुख़्तसर, कि ये ढोंग और निफ़ाक़ और मुखौटे के साथ होता है। क्योंकि
जो लूट खसोट करने वाले, चंगेज खान ने भी लूट खसोट की थी अपने ज़माने में, लेकिन उसके साथ ढोंग नहीं था कि हम सभ्यता और हम संस्कृति और हम सिविलाइज़ेशन लेकर आ रहे हैं। इसके अंदर ये जो दूसरा पहलू है, ये इसको और खतरनाक कर देता है। तो ये तो हो गया एक मोर्चा। दूसरा मोर्चा वो है इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस, आप भी इससे अच्छी तरह आप वाकिफ़ हैं, और इसके अपने खुद आदर्श हैं, इसके अपने मकासद हैं। तो इन दोनों की ये लड़ाई अलग-अलग महाज़ों पर है, और क्योंकि फ़िलिस्तीनियों का मुकाबला कम से कम पिछले 25-30 साल में फ़िलिस्तीनियों ने अपने आप को आके जोड़ दिया है इस इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे से अपने आप को। और उनकी लड़ाई अब इस मोर्चे की लड़ाई हो गई है। शायद आज से 30-40 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन बिल्कुल। 25-30 साल से ऐसा हो गया है। तो इस मो इन मोर्चों की लड़ाई में कहीं पर कोई भी फ़ायदा या नुकसान होता है, उसका फ़ौरन असर दूसरी जगह पे होता है। दिसंबर में सीरिया में जो हुआ, कि जिसमें हुँ। वॉशिंगटन में एक प्लान बना और तेल अवीव और अंकारा ने मिलकर उस पर अमल किया, और जिसके नतीजे में आप देखें कि सीरिया के क्या हालात हुए। इसका एक एक नेगेटिव असर पूरे इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा के मोराल पर पड़ा। कुछ दिन तक रहा बिल्कुल उसका पड़ा, असर। बिल्कुल। बिल्कुल पड़ा इसका असर। हिज़्बुल्लाह पे तो अभी तक दिखाई दे रहा है, हिज़्बुल्लाह अपने सही अवसर के ज़ाहिरन इंतज़ार में है कि जब इंतज़ार वो में, आकर बिल्कुल। अपने अपने बल और क्षमता को दोबारा दिखलाए, लेकिन हाँ, उस पर भी असर पड़ा, सब पर असर पड़ा। इसी तरह अभी ये जो बड़ी जीत मिल रही है ईरान को, अमेरिका के खिलाफ बराह रास्त, तो इसका भी बहुत बड़ा असर हर मोर्चे और हर महाज़ पर पड़ेगा। न सिर्फ ये कि हिम्मतें और बुलंद होंगी, वो तो होंगी, लेकिन सिर्फ हिम्मतें बुलंद नहीं होंगी, मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी गज़्ज़ा में कोई ऐसी कामयाबी मिलेगी कि हम और आप इस वक़्त उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब वो मिलेगी मैं आपको एक बार फिर से याद करूँगा, हम साथ में बैठेंगे, उसको सेलिब्रेट करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आगे स्थितियाँ बेहतर बने वहाँ के लिए। और बिल्कुल सही इंशाअल्लाह। फरमाया आपने, अगर अगर सिर्फ़ सोच के देखिए आप कि अगर मान लीजिए कि ईरान डिसइंटीग्रेट हो गया होता, कोलैप्स कर गया होता, तो गज़ा की लड़ाई हमेशा के लिए ख़त्म हो गई होती। अगले 1 हफ़्ते के अंदर पूरे गज़ा पे कब्ज़ा हो गया होता, या तो सारे लोग मार दिए गए होते या कहीं न कहीं भगा दिए गए होते। हम जानते हैं कई सारे अरब मुल्क ही उनको लेने के लिए अंदर-अंदर तैयार हो गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं मौके का, ये सब हमें पता है। तो ज़ाहिर तौर पे ईरान की जो ये जीत है, और मैं बिना किसी शक-ओ-शुबह के ये कह सकता हूँ कि ये जीत है, ये गज़ा पे भी अच्छा असर डालेगी। हम लोग दुआ करें, अपने-अपने खुदाओं से, भगवानों से दुआ करें कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को इस भयानक स्थिति से निजात मिल जाए। यही शायद दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा, वहाँ के लिए बहुत अच्छा होगा और इंसानियत के लिए बहुत अच्छा होगा। सैयद साहब आप आए, आपने वक़्त दिया, उम्मीद है आपसे मुलाकात भी जल्द ही होगी, और बहुत शुक्रिया, बहुत डिटेल में आपने हमें बताया। इस इनसाइट की हमें ज़रूरत थी। बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर हम आपको कभी कष्ट देंगे, बुलाएँगे अपने चैनल पे, ताकि दर्शकों को आपकी जो जानकारियाँ हैं, उनसे हमारे दर्शक जो हैं वो एनरिच हो सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शुक्रिया।